जी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम अपना। इस लेक्चर के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे कैपेसिटिव सर्किट्स को। इसके अंदर हम वेल्केनबर्ग की बुक का जो पेज नंबर 32 पे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें से हम 135 को स्टार्ट कर रहे हैं। और 135 न्यूमेरिकल के अंदर हम ये देखेंगे कि आपके पास एक इंडक्टिव सर्किट लगा हुआ है। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू एल डी आई, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इंडक्टर करंट का। एंड सिमिलरली आई एल जो कि इंडक्टर का करंट होता है दैट इज द इंटीग्रल ऑफ इंडक्टिव वोल्टेज। ठीक है। सो हमारे पास ये दो इक्वेशंस है जो कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम डिटरमिन करते हैं कि हमारे पास वी एल और आई एल की वैल्यू क्या है। सो यहाँ पर आपके पास 135 क्वेश्चन के अंदर उसने आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर एक इंडक्टर लगा हुआ है। डेफिनेटली हम इन दो इक्वेशंस को यूज करके सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास जो गिवन नेटवर्क है दैट इज ऑफ नेटवर्क ई वेवफॉर्म है, वो ई वेवफॉर्म है जो कि आपकी उसके पेज नंबर 32 पे दी हुई है। दिस लुक लाइक दिस वेवफॉर्म कुछ इस तरह की स्क्वायर वेवफॉर्म है। और इसके अंदर ये वेवफॉर्म जो सी है दैट इज फॉर वी एल, और हमने इसके अंदर कैलकुलेट करना है आई एल की वैल्यू को। सो फॉर दिस हमने यहाँ पर ये दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, वहां से हमने ये डिटरमिन किया कि आई एल की वैल्यू जो सी है वो हमारे पास इंडक्टर वी एल के इंटीग्रल के इक्वल होती है, वेयर दिस थिंग इज माइनस इन्फिनिटी टिल इन्फिनिटी। ठीक है। और हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास जीरो से वन के अंदर मौजूद है तो आप जब इंटीग्रल लेंगे आई एल कैलकुलेट करने के लिए तो आप वन बाय एल करके आप इंटीग्रल आपको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और प्लस जीरो से बी तक। ठीक है, यानी कि इस इंस्टेंस में खड़े हैं इंस्टेंस तक। तो ये वाला जो इंटीग्रल था ये आपके पास जो इंटीग्रल है ये इसकी इनिशियल कंडीशन से बिलोंग कर रहा था, यानी आपके पास ये जीरो टाइम है। तो यहाँ से इस प्रीवियस इंस्टेंस के अंदर जब इस पॉइंट के ऊपर पहुंचा उस सारे को सम अप करके हम इंटीग्रल की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। सो इसके लिए इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो टाइम तक जो कुछ भी वैल्यू थी उस सबको इंटीग्रेट करके दैट विल बी इक्वल टू आई एल ऑफ जीरो, और उसको उसने जीरो का है। सो हम इस इंटीग्रल को ब्रेक करके जिन दो इंटीग्रल्स में लिखा था ये वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाला इंटीग्रल हो गया, और ये जो आपके पास है दैट स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू टी। ठीक है। सो ये दूसरा इंटीग्रल हो गया। सो इसके अंदर हमने अब इसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट किया तो हमारे पास चूंकि जीरो से वन वाले इंस्टेंस के अंदर वी एल की वैल्यू जीरो आ रही है और जीरो का इंटीग्रल जीरो ही होता है। सो द होल थिंग रिमेन्स जीरो। उसके बाद हमारे पास वन से टू वाले इंटीग्रल के अंदर आप देखें तो वी एल की वैल्यू टू आ रही है। सो हमने इसके अंदर वन बाय एल जो आपके पास है ये टू हो जाएगा, और अगेन आपने इसको स्प्लिट कर दिया फ्रॉम वन टू वन से लेके टी तक। और ये जो आपके पास इंटीग्रल है ये इंटीग्रल कौन सा वाला है जो कि माइनस वन वाला इंटीग्रल है, ये कहाँ से आया? हमने स्प्लिट कर दिया था उस ओरिजिनल इंटीग्रल को दो पार्ट्स के अंदर, और वो दो पार्ट्स क्या थे? माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक का जो जो भी कुछ था उस सारे को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ आई एल माइनस वन, और बाकी जो रिमेनिंग वन से लेके टी तक का इंटीग्रल है उसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया। सो टू का इंटीग्रल टू टी होगा, और अगर हम इसकी लिमिट ले लें वन से लेके टी तक तो आपके पास ये फोर टी और टी की वैल्यू को ऐसा पुट कर दें और माइनस वन जब आप इसके लिए पुट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी फोर। सो ये आपके पास आई एल ऑफ टी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम अगर इसी इक्वेशन के अंदर वन और टू की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालना चाहें, क्योंकि हमने इसको प्लॉट करना होता है इसलिए हमें ये इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए होती हैं। सो इसको निकालना चाहे तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज आती हैं, जीरो एंड फोर आती है। उसके बाद हमारे पास इंटरवल टू से थ्री के अंदर द वैल्यू इज माइनस थ्री। ठीक है। सो ये इसको हमने यहाँ सब्सिट्यूट किया, और इस इंटीग्रल को अगर आप दोबारा देखें तो ये टू से टी तक है, और ये आपके पास जो आई ऑफ टू माइनस है ये वो वाला इंटीग्रल है जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक के टाइम तक का इंटीग्रल था। उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया आई ऑफ टू माइनस से, और बाकी रिमेनिंग को हमने इस यानी इस पीछे वाले सारे टाइम को हमने आई ऑफ टू माइनस से एक्सप्रेस कर दिया, और अब ये जो रिमेनिंग टाइम है यहाँ से इसको ऑनवर्ड्स हम इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास
इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो 2t इसका -3 का इंटीग्रल -3t आता है, एंड फ्रॉम द लिमिट t टू 2, सो इसको जब हम एक्सटर्नल जो आपके पास 1/2 की वैल्यू थी जो कि 2 हो गई थी उसको हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स आउट टू बी -60 प्लस 12, और ये जो आपके पास आई ऑफ 2s की वैल्यू यहाँ से 4 इस इधर पुट हो रही है, तो इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो दिस विल बी -60 प्लस 16, सो आई ऑफ 2 विल बी 4 एंड आई ऑफ 3 विल बी -2। सो हमने इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट हम कैसे करेंगे, हम रिकॉल करते हैं कि जीरो के ऊपर वैल्यू क्या थी, जीरो के ऊपर वैल्यू थी जीरो, और वन के ऊपर भी जीरो थी, ठीक है। सो हमने यहाँ पर जीरो के ऊपर वैल्यू जीरो ही ली और वन के ऊपर भी ये वैल्यू जीरो ही है। उसके बाद हमारे पास टू के ऊपर ये वैल्यू थी 4, सो टू के ऊपर हमने इस वैल्यू को 4 प्लॉट कर दिया, और उसके बाद हमारे पास थ्री के ऊपर ये वैल्यू थी -2, तो थ्री के ऊपर हमने इस वैल्यू को -2 प्लॉट कर दिया। सो हमने यहाँ से यहाँ अब आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो क्या होगी, 4t-4, सो दिस विल बी 4t-4 वाली लाइन, यानी इसकी स्लोप 4 होगी, और इसका जो y इंटरसेप्ट बनेगा अगर आप उसको इंटरेस्ट देखेंगे ट्रेस बैक करेंगे तो वो -4 पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा, और ये जो आपके पास लाइन है रेड लाइन ये -40 वाली स्लोप है, और जो नेक्स्ट हमारे पास लाइन है ब्लू लाइन, दैट ब्लू लाइन हैज अ स्लोप ऑफ -60 प्लस 14, यानी -60 का मतलब ये है कि इसकी स्लोप -6 है, और जब आप इसको ट्रेस बैक पीछे करेंगे तो ये +14 के ऊपर वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है जी। सो ये हमारे पास मतलब आगे की सिचुएशन का हमें नहीं पता, सो ये हमारे पास एक वेव फॉर्म इसकी आ जाती है। नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने 138 के अंदर आपके पास जो एफ वेव फॉर्म है दैट इज साइनोसाइड वेव फॉर्म, जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी हो रही थी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम एक साइनोसाइड को स्प्लिट कर लेते हैं दो पार्ट्स के अंदर, और हम इसको जीरो और एक इंटरवल इसका π/2 बना लेते हैं और एक इंटरवल इसका पाई बना लेते हैं, और हमने दो इंटरवल्स ले लिए 0 से π/2 यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा इंटरवल ले लिया π/2 से पाई, ठीक है जी। सो इस इंटरवल के अंदर हमारे पास अगेन चूंकि हमें IL गिवन है और हमने कैलकुलेट करना है VL को, सो VL की इक्वेशन हमारे पास होती है VL इज इक्वल टू LdI/dt। सो हम इसके अंदर VL का इंटीग्रल लेंगे, सो जो आपके पास L की वैल्यू है दैट इज 1/2, और जब आप साइन का डेरिवेटिव लेते हैं दैट कम्स आउट टू बी कॉस, और कॉस के अंदर अब आपने वैल्यू यानी VL इंटरवल के अंदर 0 से π/2 वाले इंटरवल के अंदर ये एक कॉस की वेव फॉर्म के तौर पे एक्ट कर रहा है। उसके बाद जब आप कॉस की वैल्यू को फॉर 0 पुट करते हैं तो ये 1/2 आती है, और π/2 पुट करते हैं तो ये 0 आती है। सो 0 वाले इंटरवल के ऊपर द वैल्यू इज 1/2, एंड π/2 वाले इंटरवल के ऊपर द वैल्यू इज 0, ठीक है। सो सिमिलरली फॉर द वैल्यू π/2 से यानी इससे ऑनवर्ड्स, इस इंस्टेंस से हम ऑनवर्ड्स जब इसको सॉल्व करते हैं तो अगेन हमारे पास रिलेशनशिप तो चूंकि वही डेरिवेटिव का है, तो हम इसको इसमें कॉस को सब्सिट्यूट कर सकते हैं, कॉस की वैल्यू आ जाती है जब उस कॉस के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। सो हमें पता है कि कॉस π/2 की वैल्यू आपके पास 0 होती है, और कॉस पाई की वैल्यू आपके पास -1 होती है। सो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, जो कि 1/2 अपेंड होने की वजह से -1/2 आ जाएगा। सो कॉस पाई की वैल्यू हमारे पास -1/2 होती है। सो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे ज्वाइन नहीं कर सकते, उसकी रीजन ये है कि इसका बिहेवियर एक स्ट्रेट लाइन वाला नहीं है, इसका बिहेवियर एक कोसाइन वेव वाला है। सो हम इसको बिल्कुल कोसाइन वेव की तरह ड्रॉ करेंगे, और कोसाइन वेव की तरह ड्रॉ कुछ इस तरह से होगी, ठीक है जी। सो इसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा कोसाइन वेव जैसा। ओके, सो ये तो आपके पास डिस्कशन थी इसकी। हमने जो टॉपिक्स करने हैं आपके पास असाइनमेंट के लिए, उसके अंदर आपने पेज 32 के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूमेरिकल 127 से लेके आपने अप टिल कंप्लीट करने हैं न्यूमेरिकल्स को अप टिल 138 तक, ठीक है। सो ये एक आपका हो गया काम, और उसके बाद रिमेनिंग हमने ये काम करना है कि हमने सर्किट थ्योरी की जो हमारी दूसरी बुक है अलेक्जेंडर की, उससे आपने फर्दर प्रैक्टिस करनी है। ये एक एग्जांपल दी हुई है 233 पेज के ऊपर, जिसके अंदर आपको एक इंडक्टिव सर्किट दिया हुआ है, जिस सर्किट के अंदर
हमें वैल्यू गिवन है कि आपके पास आई ऑफ टी आपके पास क्या है, दैट इज द टोटल करंट, जो कि ये है टोटल करंट। एक सेकेंड, सो इस टोटल करंट को, ये टोटल करंट मेंशन हुआ हुआ है और इस टोटल करंट को हमने एक्सप्रेस किया है बाय दिस इक्वेशन। सो उसने हमें ये बताया है कि जो इनिशियल, चूंकि तीन इंडक्टर्स लगे हुए हैं, तो इनिशियल वैल्यू जो इस आई ऑफ टू की थी और आई ऑफ वन की थी, उसको हमने वो आपके पास किया। सो आई टू यानी इनिशियली जो इंडक्टर है दैट इज चार्ज टिल -1 मिली एम्पेयर, और आई वन ऑफ जीरो की वैल्यू हमने निकालनी है, वी ऑफ टी, और इन सब की वैल्यूज निकालनी है। सो इसको सॉल्व करने से पहले हमें इनिशियल करंट, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर जो आपके पास आई ऑफ जीरो माइनस के ऊपर उसका क्या बिहेवियर होता है और आई ऑफ जीरो के ऊपर क्या बिहेवियर होता है, इसको भी डिस्कस नहीं किया। लेकिन एनीवेज आप इसकी प्रैक्टिस करके देख ले अगर आपको ये समझ आता है, एल्स हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक दफ़ा देखेंगे। बाकी जो आपके हमारे हमने जैसे कैपेसिटिव सर्किट्स को सॉल्व किया था कि सीरीज और पैरेलल के अंदर आप इंडक्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिमिलरली आपने कैपेसिटर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, आपने इंडक्टर्स को भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है। तो इसके अंदर आपके पास किन दो सर्किट्स को हम आप बैक से साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो ये तीन इंडक्टर्स हमें सीरीज में नजर आ रहे हैं। इन तीनों को सीरीज में सॉल्व करने के बाद ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 20 + 12, जो कि सीरीज में ऐड हो रहे हैं 32 हो जाएगा। सीरीज में हमें आपके पास जो रेजिस्टर्स हैं वो सिंपली ऐड होते हैं, यानी 20 + 12 एंड +10। सो दिस विल बी 32 एंड 10 + 42। तो 42 को आपने, जो आपके पास इंडक्टर है 42 दैट कम्स आउट इन पैरेलल विद 42 आपके पास हेनरी, पैरेलल में आ गया 7 हेनरी के। सो 7 हेनरी और 42 हेनरी को जब आप पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6 हेनरी। सो नाउ आपके पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो आपके पास क्या रह जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया और अब इधर इसकी जगह पे 6 हेनरी आ गया। सो 6 हेनरी और 4 + 6 + 8 को हम करेंगे तो हमारे पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है जी। सो सिमिलरली हम यहाँ पर पीछे जो हमने इंडक्टिव सर्किट्स को और जैसे कैपेसिटिव सर्किट्स को सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने ये उसने इक्विवेलेंट सीरीज और इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस इंडक्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस सॉल्व करने का तरीका बताया है। उसके बाद कुछ ये उसने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस किया है कि आपके पास ये वही डिस्कशन है जो उस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूज होनी है। यहाँ पर हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से डिस्कस कर लेते हैं कि कैपेसिटर के अंदर हमने कैपेसिटिव वोल्टेज को एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, और जो आपके पास VL होती है हमने वो अभी देखा है कि वो LdI/dt के इक्वल होती है। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा होता है कैपेसिटर के केस के अंदर, जो आपके पास करंट होता है वो उसमें वैल्यू में निकलता है, वो डेरिवेटिव होता है, और जो आपके पास इंडक्टर का करंट होता है वो आपके पास इंटीग्रल की फॉर्म में निकलता है। सो ये एक कंपैरिजन दिया हुआ है इंडक्टिव सर्किट और इंडक्टिव वोल्टेज और इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव वोल्टेज एंड कैपेसिटिव करंट का। उसके बाद हमने ये तो पहले ही पढ़ा हुआ है कि आपके पास एनर्जी, इसको लास्ट लेक्चर में भी हमने मेंशन किया था कि जो आपके पास कैपेसिटर की एनर्जी और इंडक्टर की एनर्जी को हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। सीरीज के अंदर कैपेसिटर्स को पैरेलल में सॉल्व किया जाता है, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, और पैरेलल के अंदर उनको सिंपली ऐड कर दिया जाता है अलजेब्रिकली, और इंडक्टर्स को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया जाता है जैसे आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगे हुए हो तो उनको सिंपली ऐड कर देते हैं, और पैरेलल में लगे हुए तो जैसे आप रजिस्टर को सॉल्व करते हैं आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर उसने ये बताया है कि आपके पास जो सर्किट कैपेसिटर है दैट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट फॉर अ DC सोर्स। सो और कैपेसिटर इंडक्टर हमारे पास बिहेव करता है एज अ शॉर्ट सर्किट टू अ DC सोर्स। सो ये इंफॉर्मेशन हमें पहले ही पता है। सो इसी बेसिस के ऊपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ये ज्यूम किया कि हमारे पास एट जीरो टाइम के ऊपर हम इसको ज्यूम कर रहे हैं कि जीरो टाइम के ऊपर इसका बिहेवियर कैसा होगा, क्योंकि आपके पास सर्किट के अंदर इंडक्टर लगा हुआ है। तो हमने ये कहा कि जी जो आपके पास इस ब्रांच से गुजरने वाला करंट है I1,
दैट विल बी इक्वल टू आई ऑफ जीरो माइनस आई टू। ये बेसिकली केसीएल लगाया उसने इस नोड के ऊपर, यानी आपके पास पीछे से टोटल करंट आ रहा था आई ऑफ टी, यानी ये वाला करंट जो आपके पास फ्लो करा रहा है, और इस नोड पर आके ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। वो कौन से दो पार्ट्स हैं? आई वन प्लस आई टू, ये दो, ये केसीएल लग गया। सो अगर आपने इंडिविजुअली आई वन निकालना है तो आप आई टी, आई ऑफ टी यानी टोटल में से आई ऑफ टू को माइनस कर देंगे, यानी इसको इसको इधर ही रहने दें और इस आई टू को इधर ले जाएं, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। सो चूंकि वो अभी फिलहाल जीरो वैल्यू के ऊपर निकाल रहा है, और जीरो वैल्यू पे इसलिए निकाल रहा है कि उसको जीरो वैल्यू के ऊपर टोटल करंट की भी वैल्यू पता है, और जीरो वैल्यू के ऊपर आई टू की वैल्यू भी पता है। सो अगर जीरो वैल्यू के ऊपर आई वन की वैल्यू उसको पता लग जाए, जीरो के ऊपर आई वन की वैल्यू क्या है, तो उस वो सिचुएशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। सो आई ऑफ जीरो, टोटल जो करंट है उसकी जीरो वैल्यू हमने 4 निकाल ली थी। वो कैसे 4 निकाली है? अपने ये जो इक्वेशन उसने ऊपर दी हुई है उसमें टी को इक्वल टू 0 पुट कर दिए, तो हमारे पास आई वन 5 मिलियन पे निकल आई है। और उसके बाद ये टोटल हमारे पास आई वन का करंट आ गया। ये भी उसने निकालने को कहा था, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद उसने हमें वी ऑफ टी निकालने को कहा है। सो वी ऑफ टी को अभी निकालते हैं, उससे पहले हमें ये करना है कि सारे इंडक्टर्स, जो जितने भी इंडक्टर्स लगे हुए हैं उनको सॉल्व करके टोटल वोल्टेज ये इसको कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमें टोटल करंट पता है, और अगर हमें टोटल इंडक्टेंस पता लग गया तो हम टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं। सो उसके लिए हमने ये किया कि ये दो इंडक्टर्स हमारे पास पैरेलल में ऐड हो रहे थे, तो हमने 4 पैरेलल विद 12 कर लिया, और जो कि 3 आ जाता है, और उसको सीरीज में ऐड कर लिया 2 के साथ, तो हमारे पास टोटल जो इंडक्टेंस निकली वो 500 निकल आई। ठीक है, सो इसके अंदर हमने अब चूंकि वी ऑफ टी निकालना है, तो हमें दो चीजें पता है कि आई ऑफ टोटल आई ऑफ टी की वैल्यू क्या है जीरो के ऊपर, और जो आपके पास टोटल इंडक्टेंस क्या है वो निकल आई है। सो एल डी आई बाई डी टी वही फार्मूला लगाएंगे हम, और चूंकि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास आई ऑफ टी की ये वैल्यू गिवन है, इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। सो इस वैल्यू को जब आप पुट करके निकालेंगे तो ये आपके पास वी ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट उसने कहा है कि जी वी वन एंड वी टू ऑफ टी भी निकालें। सो वी वन एंड वी टू ऑफ टी को भी हम सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे वी वन ऑफ टी को, कि वी वन ऑफ टी के लिए हमारे पास जो एल की वैल्यू होगी दैट विल बी जो कि जो के वी वन आपके पास क्या है? वी वन आपके पास ये है जो कि 2 हेनरी के क्रॉस है, और वी टू आपके पास क्या है? जो कि 4 हेनरी और 12 हेनरी यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस है। सो यहाँ पर आप एल की वैल्यू को 2 लेंगे, और दूसरे सिनेरियो के अंदर एल की वैल्यू को आप वी टू के केस के अंदर 3 लेंगे। सो उसके लिए हमें और फाइनली उसने आई वन और आई टू कैलकुलेट करने को कहा है, जिसके अंदर हम इंडक्टर का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर उसने ये किया है कि 2 लेके और ये डी आई बाई डी टी करके उसको सॉल्व कर लिया है। सो ये तो वही वे है जिस वे से अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट उसने वी को टोटल निकालने के लिए इन दोनों को पैरल वो सिंपली ऐड कर लिया, यानी ये यहाँ पर उसने केवीएल लगाया है कि टोटल अगर आपने वी निकालना है तो वी वन और वी टू को सिंपली ऐड कर देंगे, वी वन प्लस वी टू को, तो आपके पास टोटल वी ऑफ टी आ जाएगा। सो ये टोटल वी ऑफ टी निकाला है उसने इस फार्मूले को यूज करके, लेकिन यहाँ पर हमें टोटल v भी पता था और v1 भी पता था, हमें v2 नहीं पता था। सो दैट्स वाई हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करके v2 की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है जी, क्योंकि देखें यहाँ पर हम v भी निकाल चुके थे और v1 भी निकाल चुके थे, हमने अब यहाँ से v2 को डिराइव कर लिया। बिल्कुल इसी मेथड के ऊपर हम i1 और i2 निकालेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट उसने सी एंड डी में कहा हुआ है, और i को निकालने के लिए हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, 1/l वी एल डी टी। ठीक है जी, सो वी एल के अंदर यानी अगर आई वन निकालना है तो हमने वी टू डी टी पता होना चाहिए। उसकी वजह ये कि जो आई वन है वो किसके क्रॉस है? वो वी टू के क्रॉस है, यानी वो जो उसका रिस्पेक्टिव वोल्टेज है उसमें से गुजर है। दैट्स वाई जब आई वन निकालेंगे तो आप वी टू को लेंगे, क्योंकि आई वन वी टू के क्रॉस है, यानी उस ब्रांच का वोल्टेज है। सो हमने इसको बिल्कुल वही 1/l करके सॉल्व किया, चूंकि आपके पास जिसमें से गुजरने वाला करंट आप निकाल रहे हैं वो 4 हेनरी की रेजिस्टेंस है, इसलिए आप यहाँ पर 1/l के अंदर l की वही वाली वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे जो कि 4 है। ठीक है, सो और V2 की वैल्यू हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको हम वैसे ही पुट करेंगे, और जो इनिशियल कंडीशन है वो I1 ऑफ 0 वो उसने पीछे क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कि हमने यहाँ बिल्कुल स्टार्ट के अंदर पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर I1 ऑफ 0, I2 ऑफ 0 और I ऑफ 0 निकाला हुआ है।
तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और बिल्कुल सिमिलर वे के ऊपर हमने I2 को भी कैलकुलेट कर लेना है। इसी प्रैक्टिस की बेसिस के ऊपर आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.12 को सॉल्व करना है जिसके आंसर्स गिवन है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई इशू हो या प्रॉब्लम हो तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे अपनी अपकमिंग क्लास के अंदर।